बैरक में सिर्फ एक बत्ती जल रही थी। बैरक का अपना दरवाज़ा भी बंद था, जिसके बाहर गार्ड पहरा दे रहा था। मैं सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। ये मालूम करना भी ज़रूरी था कि कश्मीरी लीडर तहखाने में ही है, कहीं इसे किसी दूसरी जगह तो नहीं मुंतकिल कर दिया गया। अगर वो तहखाने में नहीं है तो फिर हमारा सारा कमांडो ऑपरेशन बेकार हो जाता। रात गुजरती जा रही थी। मेरे साथी पीछे मेरी वापसी का इंतज़ार कर रहे थे। मुझे वापस जाकर इन्हें सही मालूमात फराहम करनी थी और मेरी रिपोर्ट की रोशनी में उन्होंने कमांडो अटैक करना था। बाहर फौजियों की बातें करने की आवाज़ आई। लगता था 3-4 फौजी हैं। आवाज़ बैरक की तरफ बढ़ रही थी। मैं जल्दी से कोने में लकड़ी के एक डब्बे के पीछे छुप गया। बैरक का दरवाज़ा खुला और 4 इंडियन फौजी स्टेन गन्ने कांधों से लटकाए अंदर दाखिल हो गए। मैं इन्हें गौर से देखने लगा। इनमें एक फौजी सूबेदार या हवालदार होगा। वो आगे आगे था। इसने तहखाने के दरवाजे के पास आकर हुक्म देने के अंदाज में कहा, नाइक रलियाराम, नीचे जाकर कैदी की पोजीशन चेक करो और ऑल रिपोर्ट करो। डबल से एक फौजी फौरन आगे बढ़ा, तहखाने का दरवाज़ा खोला और नीचे उतर गया। तीनों फौजी बाहर खड़े रहे। इनके अफसर ने जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगा लिया और बोला, इधर कल रात को सांप ने अटैक किया था। तुम लोग नाइट पेट्रोल पर देखभाल कर जाया करो। मैं लकड़ी के डब्बे के पीछे छुपा इन लोगों को दिख रहा था। इन फौजियों की नज़र मुझ पर नहीं पड़ सकती थी। इस वक्त एक ऐसी बात हुई कि जिसने मेरा खून खुश्क कर दिया। मुझे अपने सांप वाले जिस्म को एक हल्का सा झटका लगा। मैं घबरा गया। मैं वहाँ से भाग नहीं सकता था। मुझे इल्म था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। अभी मैं पहले वाले हल्के झटके से संभल नहीं सका था कि मुझे दूसरा झटका लगा। ये दूसरा झटका ज़्यादा ज़ोरदार था। मैंने बेख्तियार दिल में कहा, या अल्लाह खैर। लेकिन मुझ पर वो दौरा पड़ चुका था जो मैं नहीं चाहता था कि इस वक्त मुझ पर पड़े। दूसरे झटके के साथ ही मेरा जिस्म सांप से इंसान में तब्दील हो गया। सांप की हैसियत से मैं लकड़ी के डब्बे के पीछे सारे का सारा छुपा हुआ था, लेकिन आदमी की शक्ल में आते ही मैं सबको नजर आने लगा। एक फौजी की नज़र मुझ पर पड़ गई। इसने एकदम स्टेन गन कांधे से उतार कर मेरी तरफ सीधी कर ली और बोला, हॉल्ट। सब मुझे देखने लगे। इनके सूबेदार भारतीय फौजी ने सिगरेट फेंक दिया। सब ने स्टेन गन्नों का रुख मेरी तरफ कर दिया। सूबेदार ने कहा, ओए ये कहाँ से आ गया? कौन हो तुम? मैं इन्हें क्या कहता कि मैं कौन हूँ और वहाँ कैसे आ गया था। मैंने खड़े होकर बड़ी मासूमियत से कहा, जनाब मेरा नाम वरियाम दास है। मैं सफाई का काम करता हूँ। सफाई करते करते यहाँ सो गया था। भारतीय सूबेदार ने मेरे करीब आकर मुझे गौर से देखा। तुमको हमने पहले इधर नहीं देखा, सच बोलो तुम कौन हो? फिर इसने अपने फौजियों को हुक्म दिया, इसको बांध कर ले चलो। इस दौरान तहखाने से वापस आकर फौजी ने बताया, कैदी ठीक ठाक है। वो फौजी मेरी तरफ हैरान होकर देखने लगा। सर ये सिविलियन कौन है सर? सूबेदार बोला, कोई दुश्मन का जासूस लगता है। अभी मालूम पड़ जाता है कि इसको किसने भेजा है। ये ज़रूर कश्मीरी कमांडो को निकालने आया है। ले चलो इसे। भारतीय फौजी मुझे घसीटते हुए बैरक से बाहर ले आए। मेरे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी। बाहर आते ही गार्ड्स ने भी अपनी स्टेन गन्ने सीधी कर ली। सूबेदार ने दोनों गार्ड संतरियों को गाली देकर कहा, तुमको किस लिए यहाँ ड्यूटी पर रखा हुआ है? दुश्मन का जासूस कैदी को निकालने अंदर आ गया और तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ा। हम कैंप कमांडर को तुम्हारी रिपोर्ट करेगा। फौजी मुझे घसीटते हुए दूसरी बारक की तरफ ले जा रहे थे। मुझे ये तो मालूम हो गया था कि कश्मीरी लीडर तहखाने में ही है, मगर अब इस रिपोर्ट का कोई फ़ायदा नहीं था। मैं अपने साथियों को जाकर ये मालूमात फराहम नहीं कर सकता था। मेरी गिरफ्तारी के बाद ये अमर तयशुदा था कि कैंप के गिर्द फौजी चेकिंग शुरू कर देंगे। इस तरह मेरे साथियों के पकड़े जाने का खतरा था। चुनांचे भारतीय सूबेदार ने ऑर्डर भी दे दिया कि कैंप के जंगल की तलाशी लो। दुश्मन के आदमी ज़रूर किसी जगह छुपे हुए होंगे। ये अकेला नहीं आया होगा। ये सुनते ही मैंने अपने हलक से चीख के अंदाज में एक आवाज़ निकाली और साथ ही भारतीय सूबेदार से कहा, सर मैं बेकसूर हूँ, मुझे कुछ न कहें। यह फिक्रा मैंने चीख की आवाज़ के साथ ही कह दिया था ताकि मेरी चीख की आवाज़ पर इसे कोई शक न पड़े कि मैंने अपने साथियों को खबरदार करने के लिए सिग्नल दिया है। हकीकत में मैंने अपने साथियों को सिग्नल ही दिया था कि मैं फंस गया हूँ। तुम अपनी अपनी पोजीशनें छोड़कर रोपोश हो जाओ। सूबेदार ने मुझे ठुड्डा मारकर गाली दी और कहा, अभी मालूम पड़ जाता है कि तुम कौन हो। ले चलो इसे अंदर। मुझे दूसरी बैरक में धकेल दिया गया। मैं फर्श पर इन चारपाइयों के पास गिरा जिन पर फौजी सो रहे थे। 2-3 फौजी उठ बैठे। क्या हुआ है सर? एक भारतीय फौजी ने पूछा। सूबेदार ने कहा, ये इधर हमने कश्मीर का एक और कमांडो पकड़ा है। ये अपने कमांडो साथी को फरार कराने आया था। 2-3 फौजी वहीं मुझे जदोकोब करने लगे। सूबेदार चारपाई पर बैठ गया। इसने कहा, क्या नाम बताया था तुमने? मैंने कहा, वरियाम दास सर। इसने एक फौजी को हुक्म दिया कि मेरी पतलून खोल कर देखा जाए। ये एक ऐसा सबूत था जिसकी मैं तरदीद कर ही नहीं सकता था। इन्हें फौरन मालूम हो गया कि मैं मुसलमान हूँ। इसके फौरन बाद मेरे हाथ पीछे बांध दिए गए। मैं तो नागहानी मुसीबत में फंस गया था, लेकिन मुझे इस बात
का इत्मीनान था कि मेरे सिग्नल के सुनते ही मेरे साथी कमांडो वहां से निकल चुके होंगे, क्योंकि इसके फौरन बाद इधर उधर से फौजियों के भागने दौड़ने की आवाज़ें आने लगी थी। ये भारतीय फौजी मेरे साथियों को तलाश कर रहे थे। भारतीय सूबेदार ने मेरे मुंह पर 6-7 थप्पड़ मारे और गालियां देते हुए बोला, हमको मालूम है तुम कश्मीरी कमांडो हो, तुम हमको बताएगा कि तुम्हारा दूसरा साथी इधर कहाँ छुपा हुआ है, नहीं तो हम तुम्हारी बोटी बोटी कर देगा। एकदम 6-7 थप्पड़ पड़ने के बाद मेरी आंखों के आगे तारे नाचने लगे, एक तरफ से होंठ फट गया और खून बहने लगा। एक दूसरे फौजी ने मुझे ठुड्डों से मारना शुरू कर दिया। मेरे हाथ बंधे हुए थे, मैं अपना बचाव भी नहीं कर सकता था। मेरा बुरा हाल हो गया। भारतीय सूबेदार ने हुक्म दिया, इसको क्वार्टर गार्ड में ले चलो, अभी इधर ये सब कुछ बता देगा। कैंप की छोटी सी क्वार्टर गार्ड में जिसका लोहे की सलाखों वाला दरवाजा था, मुझे फर्श पर बिठा दिया गया। भारतीय सूबेदार सामने कुर्सी डालकर बैठ गया। अब इसने मुझसे इंट्रोगेशन शुरू कर दी। वो मुझसे यही पूछ रहा था कि मेरे दूसरे कमांडो कश्मीरी साथी जंगल में कहाँ छुपे हुए हैं और हमारी तादाद कितनी है। ये वो राज था जो मैं इन्हें किसी कीमत पर भी नहीं बता सकता था। मैं यही कहता रहा कि मैं कश्मीरी कमांडो नहीं हूँ। मैंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैं भोपाल के करीबी गांव में रहता हूँ, छोटी छोटी चोरियां करके गुजारा करता हूँ। आज रात भी मैं कैंप में चोरी करने की नीयत से आया था कि पकड़ा गया। सूबेदार ने गाली देकर कहा, तुम झूठ बकता है, कोई चोर कभी किसी फौजी कैंप में चोरी करने नहीं आता। अभी कैंप कमांडो को हमने इन्फॉर्म कर दिया है, वो बड़ा जालिम है, तुम्हारी बोटी बोटी कर देगा। फिर तुम्हारा बाप भी बता देगा कि तुम्हारे साथी कमांडो जंगल में किधर किधर छुपा हुआ है। बाहर फौजी बूटों की आवाज़ आई। सूबेदार जल्दी से कुर्सी छोड़कर दरवाजे की तरफ गया। एक दरमियाने कद का फौजी फुल वर्दी में अंदर आ गया। इसके कांधे पर लगे 3 फूल थे। वो कैप्टन रैंक का फौजी था। बड़ी बड़ी मूंछें थी, रंग गहरा सांवला था, हाथ में बैत था। वो बैत को अपनी तरफ से बजाते हुए मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। इसने सूबेदार से पूछा, सूबेदार ये कुछ बोला? सूबेदार ने कहा, सर अभी तक तो ये नहीं बका। भारतीय कैप्टन ने सूबेदार को डांटते हुए कहा, तुम कैसा सूबेदार है, दुश्मन का कमांडो पकड़ा और इससे अभी तक मालूमात नहीं हासिल कर सका। इसका साथी इधर कहाँ कहाँ पर है? सूबेदार ने अटेंशन होकर कहा, सर ये बड़ा पक्का बदमाश है, हम इस पर 3rd डिग्री इस्तेमाल में लाएगा, फिर इसका बाप भी बता देगा। भारतीय कैप्टन मुझे घूर रहा था। वो कुर्सी पर बैठ गया। मैं इसके बिल्कुल सामने फर्श पर इस तरह सिमट कर बैठा हुआ था कि मेरे हाथ पीछे बंधे हुए थे और सर झुका हुआ था। भारतीय कैप्टन ने बैत से मेरा चेहरा ऊपर किया और बोला, देखो हम तुमको टॉर्चर नहीं करेगा, तुम हमको साफ साफ अपने साथी कमांडोज का हाइड आउट बता दो, हम तुमको आज़ाद कर देगा। हम तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हारे साथियों को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताएगा। मैंने कहा, सर मैं कमांडो वगैरह कुछ नहीं हूँ, मैं चोर हूँ, यहाँ चोरी करने आया था। भारतीय कैप्टन ने इतनी जोर से मेरे कांधे पर बैद मारा कि मेरा कांधा और साथ ही दिमाग भी सुन हो गया। मैं दर्द से बिलबिला उठा। भारतीय कैप्टन मुझे गालियां देने लगा, तुम इस तरह नहीं बताएगा, हमको तुम्हें बकाना आता है। वो कुर्सी से उठा और सूबेदार की तरफ देखकर बोला, इसको सेल नंबर 2 में ले चलो, हम भी वर्दी बदल कर इधर आता है। वो चला गया। इसके बाद मुझे क्वार्टर गार्ड से निकाल कर कैंप के 4 फौजी खींचते और घसीटते हुए कैंप की एक जानिब दरख्तों की तरफ ले आए, जहाँ एक ऊंचा टिब्बा था। ये बिल्कुल वैसा ही था जिस तरह के असला बारूद रखने के वास्ते डैम्प बने हुए होते हैं। टिब्बे के बाहर कोई संतरी वगैरह नहीं था। लोहे का एक दरवाजा लगा हुआ था। दरवाजा खोलकर मुझे अंदर धकेल दिया गया। 3 इंडियन फौजी मेरे साथ थे। मैंने अपने आप को अंधेरे में पाया। अगर मैं सांप के रूप में होता तो अंधेरे में देख सकता था, मगर मैं इंसानी शक्ल में था। अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था। एक फौजी ने बटन दबाकर बत्ती रोशन कर दी। ये एक तंग सी कोठरी थी जिसकी एक दीवार के साथ लोहे के कुंडों में जंजीरें लटक रही थी। एक स्ट्रेचर पड़ा था जिसकी दोनों जानिब चमड़े के पट्टे बंधे हुए थे। मेरे हाथ खोलकर मुझे उठाकर स्ट्रेचर पर डाल दिया गया और मेरे दोनों हाथ और दोनों पांव चमड़े के पट्टों के साथ कसकर बांध दिए गए। मेरे साथ जो वहशियाना सलूक होने वाला था, मैं इससे वाकिफ था। दिल में इस वक्त एक ही दुआ बार बार मांग रहा था, क्या खुदा मेरे हाल पर रहम फरमा और मुझे इंसान से दोबारा सांप बना दे। मेरे बचाव की वहाँ सिर्फ एक ही सूरत थी कि मैं इंसान से सांप की शक्ल इख्तियार कर जाऊँ। इसके बाद मैं वहाँ से जान बचाकर फरार होने की कोशिश कर सकता था। इसके सिवा और कोई बचाव की सूरत नजर नहीं आती थी। लेकिन खुदा ने मेरी दुआ कबूल न की और मैं अपनी असली इंसानी हालत में ही स्ट्रेचर पर पड़ा रहा। इतने में भारतीय कैप्टन भी आ गया। वो शब ख्वाबी के सिविलियन कपड़ों में था। बैद अब भी इसके हाथ में थी। इसके साथ एक फौजी सिपाही था जिसके हाथ में एक छोटी सी संदूकची थी। भारतीय कैप्टन के लिए फौरन एक कुर्सी आ गई। वो कुर्सी पर बैठ गया। इसके साथ जो फौजी सिपाही आया था, इसने अपनी संदूकची स्ट्रेचर पर रख दी और इसे खोलकर कुछ टटोलने लगा। भारतीय कैप्टन अब भी मुझसे मुखातिब हुआ, अभी तुम्हारे पास टाइम है, अभी तुम हमको अपने साथियों के बारे में बता दो। मैंने बड़ी इनकसारी के साथ कहा, मेरा कोई साथी नहीं है जनाब, मैं अकेला ही रात को चोरियां करता हूँ।
भारतीय कैप्टन ने स्ट्रेचर पर मेरे पास खड़े फौजी को इशारा किया। फौजी सिपाही इस दौरान संदूकची में से एक लोहे का बड़ा जंबूर निकाल चुका था। वो जंबूर हाथ में लिए मेरे चेहरे के पास आया और सिरहाने की जानिब जो फौजी खड़ा था इसे कहा, इसका मुंह खोलो जवान। फौजी ने फौरन आगे बढ़कर मेरे जबड़े खोल दिए। मैंने मुंह बंद करने की कोशिश की, लेकिन फौजी की गिरफ्ती इतनी मजबूत थी कि मैं अपने जबड़ों को बिल्कुल ना हिला सका। मेरे मुंह में दूसरे फौजी ने जंबूर डालकर एकदम से मेरी एक दाढ़ को जंबूर के शिकंजे में जकड़ा और फिर इतनी जोर से झटका दिया कि मेरी चीख निकल गई। ऐसा शदीद दर्द हुआ जैसे किसी ने मेरे सर में लोहे की सलाख ठोंक दी हो। मुझे अपने होंठों से खून बहता हुआ महसूस होने लगा। खुदा जाने मेरी पूरी दाढ़ उखड़ी थी या आधी टूट गई थी, लेकिन दर्द का ये आलम था कि मैं ज़िबा किए जाने वाले ऊँट की तरह बिलबिला रहा था। मुझे भारतीय कैप्टन की करख्त आवाज़ सुनाई दी, हम एक एक करके तुम्हारे सब दांत उखाड़ देगा, नहीं तो अपने साथियों का ठिकाना बता दो। इस वक्त जिस फौजी ने मेरे जबड़े खोले हुए थे, इसने हाथ उठा लिया। मेरा मुंह जैसे खून से भर गया। मैं सिवाय दर्द की शिद्दत से कराहने की और कुछ न कर सका। भारतीय कैप्टन ने अपना फिक्रा दोहराया। मैंने कराहते हुए कहा, मेरा कोई साथी नहीं है, मैं तो गरीब चोर हूँ। चलो एक्शन करो, भारतीय कैप्टन ने हुक्म दिया। मेरे सर पर खड़े फौजी ने फौरन मेरा जबड़ा पकड़कर खोल दिया। दूसरे फौजी ने फौरन जंबूर मेरे मुंह में डालकर दूसरी कतार में एक दाढ़ को शिकंजे में पकड़ा और जबरदस्त झटका देकर मेरी दूसरी दाढ़ को निकाल दिया या तोड़ दिया। मेरे हलक से टकराने की आवाज़ निकली। ये आवाज़ ऐसी थी जैसे आप किसी भैंस की आधी गर्दन काट कर इसे छोड़ दें। दर्द का दूसरा शदीद झटका मुझसे बर्दाश्त न हो सका और मुझ पर गशी तारी होने लगी। इस गशी का मुझे ये फ़ायदा हुआ कि दर्द की लहरों की शिद्दत कम होने लगी। मैंने भारतीय कैप्टन की करख्त आवाज़ सुनी, इसको बेहोश मत होने देना। इसके बाद मुझे कुछ होश न रहा। जब होश आया तो मेरा मुंह अकड़ा हुआ था। मैं इसी स्ट्रेचर पर पड़ा था। सारा बदन दर्द से पत्थर का हो गया था। मुंह से खून निकल निकल कर होंठों पर जमा हुआ था। मेरे दोनों गाल सूजे हुए महसूस रहे थे। मैंने मुंह के अंदर जुबान फेर कर देखा। मेरी दोनों तरफ की दाढ़ें उखड़ी हुई थी, आधी से ज्यादा टूट चुकी थी और इतनी दर्द कर रही थी कि वहां जुबान नहीं लगाई जाती थी। कोठरी खाली थी। मेरे हाथ पांव स्ट्रेचर पर इसी तरह बंधे हुए थे। एक फौजी अंदर आ गया। इसने रुई से मेरा मुंह साफ करके दवाई लगा दी, फिर मेरे हलक में नाली डालकर मुझे कुछ पिलाया। जब नाली बाहर निकाली तो मुझे नमक का जायका महसूस हुआ। शायद ये गली सड़ी सब्जियों का सूप था। ये लोग मुझसे राज मालूम करने से पहले मुझे जिंदा रखना चाहते थे। दोपहर को भी मुझे वही सूप नाली के जरिए पिलाया गया। मेरे हाथ पांव खोले गए। मैं उठकर बैठ गया। मेरा सर घूम रहा था। स्ट्रेचर से उतर कर टहलने लगा तो बेहद कमजोरी महसूस हुई। स्ट्रेचर पर जाकर लेट गया। सारा दिन गुजर गया। शाम को भी कोई ना आया। कोठरी का दरवाज़ा बंद था। मैंने उठकर इसे ज़रा सा बाहर को धकेला, मगर दरवाज़ा बाहर से बंद था। ये लोग इतने अहमक नहीं थे कि दरवाज़ा खुला छोड़ देते। रात को भी कोई ना आया। दूसरा दिन भी गुजर गया। फौजी कंपाउंडर आगे आकर मुझे दवाई लगा जाता था और सूप पिला जाता था। दूसरे दिन रात को दर्द भी कम हो गया, सूजन भी थोड़ी उतर गई थी। तीसरे दिन मुझे काफ़ी अफाका महसूस रहा था, लेकिन इसी रोज़ दोबारा आफत नाजिल हो गई। वही भारतीय मेजर कैप्टन फिर नमूदार हुआ। इस दफ़ा इसके साथ एक और फौजी था जिसके हाथ में थैला था। थैला इसने मेरे स्ट्रेचर के पास रख दिया। भारतीय मेजर कैप्टन मेरे करीब आकर बोला, क्यों तुमको कुछ अकल आया? अब भी वक्त है। अगर अपने साथी कश्मीरियों का ठिकाना बता दो तो तुम्हारी जान बच जाएगी। मैंने अपनी तरफ से बड़ी संजीदगी से इसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, जनाबे वाला मैं झूठ नहीं कह रहा, आप मुझे नाहक पीट रहे हैं। अगर मेरा कोई कश्मीरी साथी होता तो मैं आपको ज़रूर बता देता, मगर मैं कश्मीरी नहीं हूँ। मैं ज़िला निकोदर का गरीब मुसलमान हूँ। भोपाल के इलाके में आकर बस गया। काम न चला तो चोरियाँ करनी शुरू कर दी। एक चोर ने बताया कि इस फौजी कैंप में एक संदूक नोटों से भरा हुआ है, बस इसके लालच में यहाँ आ गया। भारतीय मेजर कैप्टन मेरा बयान सुनकर मुस्कुराता रहा, फिर इसका चेहरा गुस्से से और ज्यादा काला हो गया। इसने थैले वाले फौजी को इशारा किया और खुद पीछे हटकर कुर्सी पर बैठ गया। थैले वाले फौजी ने सबसे पहले मेरे हाथ पैर स्ट्रेचर पर बांध दिए, फिर अपने थैले में से बिजली के तारों का गुच्छा निकाला। मेरे टखनों और कलाइयों के साथ 4 क्लिप बांधे, सब तारें एक तार के साथ जोड़ी और इसका स्विच हाथ में लेकर दीवार वाले बिजली के प्लग के साथ लगाकर भारतीय मेजर कैप्टन की तरफ देखा, जैसे हुक्म का मुंतजिर हो। भारतीय मेजर कैप्टन ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें एक चांस और दे रहा हूँ, बताओ तुम्हारे दूसरे साथी जंगल में कहाँ छुपे हुए हैं। मैं समझ गया था कि ये लोग मुझे बिजली के झटके देने वाले हैं। मैं अंदर से डर गया था, शायद ये बिजली के झटके मुझे मौत के मुंह में धकेल दें। फौजी ने भारतीय कैप्टन का इशारा पाते ही बटन दबा दिया। मुझे बिजली का शदीद झटका लगा और मैं स्ट्रेचर से 1 फुट ऊपर को उछल कर गिर पड़ा। बिजली का बटन ऑफ कर दिया गया था।
मेरा जिस्म इस तरह सनसना रहा था जैसे मेरे सारे जिस्म में चियूंटियां रेंग रही हैं, दिमाग में घंटियां सी बज रही हैं, आंखों में तारे नाच रहे थे और जिस्म में जैसे बिल्कुल जान नहीं रही थी। भारतीय मेजर कैप्टन ने एक बार कहा, अब भी बता दोगे तो तुम्हारी जान बच जाएगी। मैंने कोई जवाब न दिया और आहिस्ता आहिस्ता कराहता रहा। दूसरी बार मुझे फिर बिजली का झटका दिया गया। ये झटका 1 सेकंड से भी कम वक्फे का होता था, मगर इतने वक्फे में ही मेरे जिस्म से जैसे मेरी रूह निकल जाती थी। तीसरे झटके पर मुझे कोई होश न रहा। होश आया तो मैं इसी तरह स्ट्रेचर पर पड़ा था और जिस्म रुई की तरह धुनका हुआ महसूस रहा था। सारी रात इसी तरह पड़ा रहा। शायद सुबह होने वाली थी कि मुझे स्ट्रेचर से खोलकर एक बाथरूम में ले जाया गया, जहाँ मेरे लिए एक टब पानी में नीम गर्म पानी था। भारतीय फौजी जो मुझे वहाँ तक लाया था बोला, अच्छी तरह अपने मुसलमानों वाले तरीके से नहा लो, ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। वो चला गया। मैं यही समझा कि ये सब कुछ मुझे डराने के लिए किया जा रहा है। फिर ख्याल आया कि होशिंगाबाद का ये फौजी टॉर्चर सेल इस मामले में बहुत बदनाम थे कि यहाँ कश्मीरी मुजाहिदों को सिर्फ इसलिए लाया जाता है कि इनसे जितनी मालूमात हासिल हो सकती हों हासिल करके इन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए। यहाँ से कभी कोई कश्मीरी मुजाहिद जिंदा वापस न जा सका। ये सोचकर मैंने एक बार खुदा से अपनी ज़िंदगी की दुआएं मांगी और कहा, क्या मेरे खुदा मुझे इन जालिमों की अजियतनाक मौत से बचा ले। मैंने नीम गर्म पानी से अपने जिस्म को पाक साफ किया, वही पुरानी कमीज और पुरानी पतलून पहनी और फौजी मुझे वापस कोठरी में ले आया। मुझे खाने को थोड़े से चावल और शोरबा दिया गया। मैं स्ट्रेचर पर लेट गया। मुझे अपनी बीवी जमीला का ख्याल आ गया। खुदा जाने अब इससे कब मिलना होगा, इससे भी मिल भी सकूंगा या नहीं। कमांडो खालिद और कमांडो हारून के बारे में मुझे मालूम था कि वो सिर्फ 2 दिन जंगल वाले खुफिया हाइड आउट में मेरा इंतजार करेंगे। इसके बाद या तो भोपाल वापस चले जाएंगे और या अपने तौर पर कोई मनसूबाबंदी करके कैंप पर हमला करने की कोशिश करेंगे ताकि कश्मीरी लीडर को रिहा कराया जा सके। जहाँ तक मेरा ख्याल था कि कमांडो खालिद शायद ऐसा न करे, क्योंकि फौजी कैंप पर बराह रास्त हमला करने से एक तो कामयाबी के इम्कानात बहुत कम थे, दूसरे इस बात का भी डर था कि कैंप कमांडर कश्मीरी लीडर को फौरन हलाक न कर दे। मालूम नहीं है मेरे नीम गर्म पानी से नहाने का असर था या दौरे का वक़्त पूरा हो गया था। मेरे जिस्म पर पहले तो कपकपी तारी हो गई, इसके बाद पसीना आने लगा। मैं समझा कि मुझे बुखार हो गया है। मेरा जिस्म गर्म नहीं था। मैं स्ट्रेचर पर उठकर बैठ गया। अचानक मुझे छोटे छोटे झटके लगने शुरू हो गए। मैं समझ गया कि मेरे साथ क्या होने वाला है। अब आप भी समझ गए होंगे कि मेरे साथ क्या होने वाला था। मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि मैं सांप की शक्ल इख्तियार करने वाला था और सिर्फ सांप की शक्ल में आकर ही मैं इन दरिंदों की कैद से न सिर्फ आज़ाद हो सकता था बल्कि इनसे अपने ऊपर किए गए वहशियाना तशद्दुद का भी इंतकाम ले सकता था। ये पहला मौका था कि मैं बड़ी बेताबी से खुद को सांप में तब्दील होने का इंतज़ार कर रहा था। मैंने गैर शऊरी तौर पर आंखें बंद कर ली थी। फिर जैसा कि हुआ करता है, मुझे मेरे जिस्म का बोझ हल्का फुल्का महसूस होने लगा। वहाँ मुझे 2 काम करने थे। पहला काम तो ये था कि मुझे इन भारतीय फौजियों को हलाक करना था जिन्होंने मुझे शदीद अजियतें दी थी। दूसरा अहम काम अपने कश्मीरी लीडर को वहाँ से निकाल कर ले जाना था। मैंने एक कैंप कमांडर मेजर कैप्टन की शक्ल तो देख रखी थी, मगर मुझे मालूम नहीं था कि वो इस वक्त कहाँ होगा। इस कोठरी में मेरा ज़्यादा देर रहना भी ठीक नहीं था। कोई फौजी अंदर आ जाता तो वो मुझे देख सकता था और हलाक कर सकता था। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा कि यहाँ से तो बाहर निकलूं, बाहर जाकर कहीं छुप जाऊंगा। फिर कैंप कमांडर भारतीय मेजर कैप्टन को तलाश करके सबसे पहले इससे डसूंगा। जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ बाहर बढ़ा, बाहर से एक फौजी दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया। ये वही फौजी था जिसने मुझे बिजली के झटके दिए थे। वो हिंदू था। इसे भारतीय मेजर कैप्टन ने इसके हिंदू नाम से एक बार पुकारा था। मुझे ये ख्याल भी था कि कहीं यहाँ कोई मुसलमान ना हो, क्योंकि इंडियन आर्मी में थोड़े बहुत सही मगर मुसलमान फौजी भी थे। अब मैं अपने किसी मुसलमान फौजी को डसना नहीं चाहता था, ख्वाह इसके हाथों मुझे कितनी ही तकलीफ क्यों ना पहुंची हो। मैं जल्दी से कोने में छुप गया। एक तो मैं छोटा सा सांप था, दूसरा मेरा रंग भूरा था। मैं थोड़े से अंधेरे में बिल्कुल नजर नहीं आता था। भारतीय फौजी ने स्ट्रेचर को देखा, वहाँ मैं नहीं था। वो अपने आप से कहने लगा, ये साला किधर चला गया है। मैंने इंसानी आवाज़ में कहा, मैं तुम्हारा बाप स्ट्रेचर के पास हूँ। भारतीय फौजी ने चौंक कर दाएं बाएं देखा कि ये आवाज़ कहाँ से आई है। कमरे में तो कोई इंसान नहीं है। मैंने देख लिया था कि इसके आसपास कोई हथियार नहीं है। वो मुझे हलाक नहीं कर सकता था। मैं कोने में से निकलकर इसके सामने आ गया। इसने अपने सामने एक सांप को फन फैलाए आते देखा तो थर थर कांपने लगा, मगर फौरन ही इसने आगे बढ़कर मुझे ठुड्डा मारकर हलाक करना चाहा तो मैं इसकी टांग से लिपट गया। इसने घबराकर अपनी टांग पर हाथ मारकर मुझे हटाने की कोशिश की। मैंने इसके हाथ पर डस दिया और उछल कर परे हो गया।
भारतीय फौजी के जिस्म में मेरे जहर का दाखिल होना ही शर्त था। जैसे ही इसके खून ने मेरे जहर का जायका चखा वो वहीं ढेर हो गया। ये कोठरी जहाँ मुझे स्ट्रेचर पर बांधकर वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, दोनों फौजी बैरकों से जरा हट कर रकम में थी। मैंने दरवाजे में से सर बाहर निकाला तो देखा कि बाहर सुबह का धुंधला धुंधला उजाला है, आसमान पर बादल छाए हुए थे। मुझे सबसे पहले ये मालूम करना था कि कश्मीरी लीडर तहखाने में ही है। कैंप के जमीन पर जगह जगह घास और झाड़ियाँ थी, मैं बड़ी आसानी से छुप कर रेंग सकता था। मैं इस बैरक की तरफ बढ़ा जिसके अंदर तहखाने वाला टॉर्चर सेल था। एक छोटे सांप के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना जहां झाड़ झंकाट काफ़ी हो कोई मुश्किल नहीं होता। दिन के वक्त बैरक के बाहर कोई फौजी गार्ड नहीं था। 2-3 इंडियन फौजी जवान इधर नजर आए। किचन की तरफ से भी कुछ फौजी जवानों के कहकहे लगाने की आवाज़ आ जाती थी। ये वक्त ऐसा था कि कैंप के तकरीबन सभी फौजी नाश्ता करने में मशगूल थे। इसके बावजूद मैंने बैरक के दरवाजे में से अंदर जाने का खतरा मोल न लिया। मैं पिछली दीवार पर चढ़कर रोशनदान की सलाखों में से बैरक में उतर गया। बैरक खाली थी। फिर वही मसला दरपेश होने वाला था कि तहखाने का दरवाज़ा अगर बंद हुआ तो मैं अंदर कैसे जाऊंगा। दरवाज़ा वाकई बंद था। मैं एक तरफ छुपकर अपने इंसानी दिमाग से सोचने लगा तहखाने में कैसे उतरा जाए। एक तो वो सुबह का वक्त था, दूसरा इत्तेफाक ऐसा हुआ कि ऐन इस वक्त एक भारतीय फौजी टीम के मग में शायद चाय या गली सड़ी सब्जियों का सूप लेकर बैरक में दाखिल हुआ। इसने तहखाने वाले दरवाजे की चटखनी खोली और नीचे उतर गया। मैं भी इसके पीछे पीछे नीचे उतर गया। सीढ़ियों में अंधेरा था। आखिरी सीढ़ियों पर तहखाने में जलते हुए छोटे से बल्ब की कमज़ोर रोशनी पड़ रही थी। मैं सीढ़ियों से हटकर कोने में छुप गया। मैंने कश्मीरी लीडर को देख लिया था। वो फर्श पर बाजू पर सर रखकर सिमटा हुआ पड़ा था। भारतीय फौजी ने इसके पाँव पर ठुड्डा मारकर कहा, चलो उठो चाय पी लो। साथ ही इसने अपनी जेब में से रोटी निकालकर इसके आगे रख दी और चला गया। कश्मीरी लीडर कुछ देर वैसे ही टांगे इकट्ठी किए लेटा रहा। फिर इसने उठकर कलमा पढ़ा और अपने चेहरे पर दोनों हाथ फेर कर अल्लाह ताला से जिहाद कश्मीर की फतह की दुआ मांगी और सूखी रोटी खाने और चाय पीने लगा। कम वक्त भारतीय फौजी जाते हुए एक बार फिर बाहर से दरवाजे को कुंडी लगा गए थे। इसका मतलब था कि मैं बाहर नहीं निकल सकता था। मैं कोने के अंधेरे में छुपकर बैठा कश्मीरी लीडर को बड़ी बेबसी के साथ सूखी रोटी खाते और बार बार या अल्लाह का विर्द करते देख रहा था और सोच रहा था कि क्या इस पर अपना आप जाहिर कर दूं। एक सांप को इंसानी आवाज़ में बात करते हुए देखकर इस पर क्या असर होगा, यही सवाल मुझे परेशान कर रहा था। लेकिन इससे बात करनी और इसे अपने मंसूबे के बारे में बताना भी ज़रूरी था, क्योंकि मैंने इस बदली हुई सूरत हाल के मुताबिक जहन में ये प्रोग्राम बनाया था। अगर हो सके तो कश्मीरी लीडर को मैं खुद यहाँ से निकाल कर ले जाता हूँ। हमारी कमांडो पार्टी को हमला करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे भी हमारी कमांडो पार्टी टारगेट से बहुत दूर जा चुकी है और ये भी मुमकिन था कि हमें देर लग जाए और इस दौरान कश्मीरी लीडर को शहीद कर दिया जाए। तो दोस्तों, अगली किस्तें सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।